वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के 15th ऑफ अक्टूबर 2023 के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज फूड एंड वाटर शॉर्टेज, नो पावर, टोटल क्राइसिस इन गाजा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे इजराइल ने जो गाजा की है वो घेराबंदी की हुई है और इजराइल पिछले 5 दिनों से कुछ भी गाजा के अंदर एंट्री नहीं होने दे रहा है। इजराइल का और जो गाजा का है वो बॉर्डर एक साथ ही है, हमें पता है, और इसी वजह से इजराइल किसी भी चीज की, ना फ्यूल की, ना फूड की, ना वाटर की, किसी चीज की एंट्री जो है वो गाजा के अंदर नहीं जाने दे रहा है। हम ये भी जानते हैं, पिछले अखबारों में से हमने जब पढ़ा था 2-3 दिन पहले, कि गाजा के अंदर सिर्फ एक ही काम करता हुआ पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और इससे पहले ही वहां पे इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी इलेक्ट्रिसिटी की कि 11-11 घंटे के लिए वहां पे बिजली जो है वो काटनी पड़ती थी, कट जाता था। तो अब जो है वो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। यूएन जो है लगातार इसराइल के साथ बातें कर रहा है कि जाने दीजिए, कृपया करके कुछ तो उन तक खाना या कुछ ऐसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो उन तक भेजने दीजिए, लेकिन इसराइल अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग है। जैसे वो कल अड़िग था, जैसे वो परसों अड़िग था। तो इसराइल जो है वो कुछ भी वहां पे भेजने नहीं दे रहा है। सेकेंड आर्टिकल इज सऊदी अरेबिया पुट्स इजराइल डील ऑन आइस, एंगेज विद ईरान। तो हमें देखने को मिला है कि कैसे सऊदी अरेबिया और जो इसराइल है उसके बीच में एक डील होने वाली थी जिसका नाम था पीस अकॉर्ड। यानी कि पीस अकॉर्ड से हम देख सकते हैं कि शांति का उनके बीच में एक बंधन बनने वाला था कि हम लोग शांति से रहेंगे। और इसके बदले में इसराइल को सऊदी अरेबिया एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने वाला था। इससे सऊदी अरेबिया को, तो मतलब इसराइल को तो फायदा था ही, लेकिन सऊदी अरेबिया को फायदा होने वाला था क्योंकि इसराइल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश है। अमेरिका का उसके साथ बहुत अच्छे संबंध है और इसी के चलते जो है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में भी हमें अच्छा उसका प्रदर्शन देखने को मिल सकता था। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट को पिछले 2-3 सालों से ही सभी के सभी ऑल अराउंड जो वर्ल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। इवन इंडिया ने सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि हम अपना जो इंडिया का ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर है वो बनाने का प्लान है। तो उसमें सऊदी अरेबिया में उसके 3 पोर्ट या 3 ऐसे स्थान है जहां पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने ट्रेड को सऊदी अरेबिया के साथ यूरोप तक लेके जाएगा, डायरेक्ट लैंड के मात्र से, राइट। तो बीच में हमारे पहले होगा इंडियन ओशन, उसके बाद आएगा मेडिटेरियन सी, लेकिन बीच का जो एरिया हम कवर करने वाले, इंडिया कवर करने वाला, वो होगा ईरान से, सऊदी अरेबिया से, ऊपर इसराइल से, एंड देन मेडिटेरियन सी। इस तरीके से तो सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंस में है। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि ये वॉर चल रहा है, क्योंकि जिस चीज का डर था वही हो गया है। सऊदी अरेबिया जो है उसने इसराइल के साथ पीस पे अभी ज्यादा थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया है, रोक लगा दी है। और इसका कारण है क्योंकि उन्होंने कल ही ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है इब्राहिम राइसी, उनके साथ, प्रेसिडेंट है ये ईरान के, उनके साथ उन्होंने फोन पे बात की। और फोन पे बात करते हुए सऊदी अरेबिया के जो क्राउन है, अभी प्रिंस है मोहम्मद, उन्होंने बताया कि हम अभी सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ कोई अच्छे संबंध करने की स्थिति में अभी के लिए हम नहीं है, बाद में देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, थाउजेंड फ्ली नॉर्थ गाजा, इसराइल ओपन्स 2 एग्जिट रूट्स। तो हमें पता है कि कैसे इसराइल ने बोला है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमें पता है कि कैसे जो है नॉर्थ गाजा से लगभग 10 लाख लोगों को भेजा गया है साउथ गाजा में, जो कि रहने के लिए बहुत ही एक मुश्किल जगह है। ठीक है, क्योंकि आप इतनी भीड़ के अंदर अगर इतने सारे लोगों को एक साथ रखेंगे तो वो कैसे रह पाएंगे। तो 1000 बहुत सारे लोग हैं वो नॉर्थ गाजा से चले गए हैं। 2 एग्जिट रूट इसराइल ने, 2 जो दरवाजे हैं उनको खुला रखा है कि आप लोग इन 2 दरवाजों से बाहर जा सकते हैं। और पूरा का पूरा जो नॉर्थ गाजा है उसके अंदर इसराइल की आर्मी घुस चुकी है और वो वहां से अपने जो भी उनके मिलिटेंट्स है या जो भी वो लोग हैं कुछ पार्ट से, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, Tista 3 dam breaks, NHPC admits damage, 9 years ago it said no threat। तिस्ता का जो 3 डैम है वो टूट गया था, हमें सबको पता है, ये देखने को मिला था अक्टूबर में ही। तो जब वो डैम टूटा था तो सिक्किम में उसकी वजह से बाढ़ बाढ़ आई थी, राइट। तो उसको, बाढ़ को क्या बोलते हैं, क्लोफ, जिसका मतलब होता है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको एज अ क्लोफ की तरह, 9 years, GLOF, क्लोफ। ओके।
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब तीस्ता 3 के बारे में बात आई थी लास्ट वीक ही इस पे चर्चा हुआ था, कमेटी बनी थी कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था इसके पीछे। तो हमें पता चला कि कुछ न कुछ नेग्लिजियंस का नेग्लिजियंस जो थी वो इसका बहुत बड़ा कारण था। और ह्यूमन एरर इसमें देखा जा रहा था कि उन्होंने टाइम पे ये चीज नहीं देखी। लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम मैप में समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिक्किम के जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे सिक्किम की साउथ लोनक लेक है। उससे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीस्ता 3 है, उससे नीचे आएंगे तो तीस्ता 4 प्रपोज किया हुआ और तीस्ता 5 बिल्कुल नीचे आके है। तो डैम जो जहां से ग्लेशियर लेक जो है वो आउटबर्स्ट हुई है, इसका जो फैसला करना था वो गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास। 20 अक्टूबर को वहां पे 3 स्टेक होल्डर्स हुए हैं इसके अंदर। सिक्किम गवर्नमेंट पहला स्टेक होल्डर है, सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड दूसरा स्टेक होल्डर होगा, क्योंकि सिक्किम ऊर्जा जो लिमिटेड है उन्होंने इस डैम को बनाया था। और तीसरा जो होगा वो होगा तीस्ता 3 एट चुंगटांग, क्योंकि तीस्ता 3 के अंदर ही हमें ये दुर्घटना जो है वो देखने को मिली है। एंड एनएचपीसी क्या होता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहां पे बहुत ज्यादा हैवी डैमेज जो है देखने को मिला है पावर कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये डैम जो बनाया गया था इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। इसीलिए हम ज्यादातर डैम्स का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमें वहां पे जो आउटफ्लो फ्लो जो आ रहा है पानी का उसको रोकना होता है, उसको स्टोर करके हमें उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना होता है। तो एमडब्ल्यू तीस्ता वी 37 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है दिकचाऊ के। तो ग्लोफ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोफ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ग्लेशियर लेक होती है ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, राइट, दिस इज ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ की मोटी मोटी परतें होती हैं। और उसके नीचे जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो उसके नीचे ऐसे पानी जमा होने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से जो धरती है वो थोड़ा सा डाउन जाएगी। आप अगर अपने घर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, पानी को भेजेंगे और आप एक पानी को एक जगह से बार बार भेजते रहेंगे तो वहां की जो मिट्टी होगी वो वहां से कटनी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेडिमिनेशन, राइट। तो आप जब सेडिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके नीचे यहाँ पे एक लेक बननी शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ पे गिरता है, इसका पानी जो है ग्लेशियर से टूट टूट के जब नीचे आता है तो उस जो लेक बनती है उसके साथ में उसको बोलते हैं मोराइन डैम लेक। उसके जो आगे होता है जिसको लेक से पानी ज्यादा बाहर, बिल्कुल पूरा पानी जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इस पार्ट को बोलते हैं मोरेन डैम। और यहाँ पे भी जो साइड में होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया इस फोटो में, लेकिन जो साइड में जो यहाँ पे होता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी पर्वत है या कोई भी माउंटेन जैसी, तो क्योंकि ये पानी उधर नहीं जा रहा है ना, तो इसको यहाँ पे भी किसी ने रोका है, तो इसको बोलते हैं लेटरल डैम। ठीक है, तो ये है हमारा, और यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। आगे देखिए, इस फोटो में हम कैसे देख सकते हैं कि ग्लेशियर लेक कैसे है। ग्लेशियर लेक जो है, यहाँ पे ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर की वजह से जो पानी है वो इस लेक के अंदर इकट्ठा हो रहा है। और ये पानी बाहर कब जाता है, मतलब फ्लड का रूप कैसे ले लेता है। या तो ये होता है कि वेल ब्रिज की ये जो एरिया है यहाँ का, ये एरिया आप जो देख सकते हैं ये मोराइन डैम है। ठीक है, ये डैम हमने बनाया नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरली इसके आसपास होता है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये है लेटरल, क्योंकि इसने यहाँ पे जाने से इसको रोका हुआ है लेक के पानी को। तो फ्लड जब आती है या तो लैंडस्लाइड हो जाएगी, यहाँ पे जो लेटरल जो डैम एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उससे अगर कोई लैंड गिर के इसमें आ जाता है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट, पानी। क्योंकि आप पानी के अंदर कुछ भी डालोगे तो जो चीज जो जो स्थान वहां पे बनेगा उससे पानी बाहर निकलेगा। तो वन प्रोसेस तो ये हो सकता है कि क्यों फ्लड जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेकंड हो सकता है कि ये जो चीजें यहाँ पे छेद आ गए हैं या दरारें आ गई हैं, तो वहां से पानी निकल गया, और दरारों से अगर एक बार पानी निकलने लग जाए तो वो दरारें चौड़ी होती जाती हैं। ठीक है, तो वहां से फ्लड का एक दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि लेक जो है वो ओवरफ्लो हो गई है, कि इतना ज्यादा ग्लेशियर इतनी जल्दी से बढ़ रहा है, इतनी जल्दी से वो मेल्ट हो रहा है कि लेक को ओवरफ्लो हो गई और वहां से बाहर निकल के फ्लड जैसी हमें स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब ये जो तीस्ता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रीजंस क्या थे, यहाँ पे रीजंस थे आउटब्रस्ट ऑफ क्लाउड, वन। सेकेंड रीजंस क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज।
एंड क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर है वो वार्मिंग की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो गर्म हो रहा है और इसी वजह से वार्मिंग हो रही है, और वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ये चीज हमने सिर्फ यहाँ पे नहीं देखी, ये चीज अगर हमें और अच्छे से समझनी है तो हम अंटार्कटिका का जो हमारा पूरा ग्लेशियर है वहां के, वहां से भी समझ सकते हैं कि कैसे उसका 1/3, लगभग 1/3 अगर हम 100 साल में देखें तो वो कैसे पिघल गया। कल मैंने आपको जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर का होल समझाया था तो मैंने आपको अच्छे से दिखाया था कि कैसे अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से जो अंटार्कटिका के आसपास का सदर्न ओशन है उसका फ्लो जो है वो अप जा रहा है। किसी भी चीज का अगर पानी जो है बढ़ेगा एक जगह पे तो वो कहाँ आएगा, वो लैंड पे ही आएगा, राइट। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में लगभग अगले एक दशक के अंदर फ्लड आने के चांस है, और इंडिया उनमें से एक है। दुर्भाग्यपूर्वक ये बात है, लेकिन ये सच्चाई है, हमें ये चीज देखने को मिलेगी। और थर्ड इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स की वजह से भी मेल्ट जो होता है उसकी वजह से हमें फ्लड देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा फोटो है लोवांग लेक के ऊपर, जो हमने अभी जो सिक्किम के अंदर प्रेजेंट है, और सिक्किम के अंदर वो किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे लोवांग लेक के ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, ये लेक हमें दिख रही है, यहाँ से पानी जा रहा है। यहाँ पे आप लेटरल मोरेन को देख रहे हैं, ये देखिए आप शायद लेटरल मोरेन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे इसने लेक के पानी को, ये जो है, इसको बाहर जाने से रोका हुआ है। और ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन, ठीक है, टर्मिनल मोरेन या फिर डायरेक्ट मोरेन भी बोल देते हैं। तो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, इसको रोकता, और यहाँ से इसमें से कुछ जगह जो बची होती है यहाँ से पानी बाहर आता है। आगे देखते हैं। तो साउथ जो लोनक लेक आउटब्रस्ट हुआ है, प्री एंड पोस्ट सिनेरियो, ये इसरो ने फोटोज जारी की है, और उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि कैसे 17 सितंबर 2023 के अंदर जो एरिया था, ये साउथ लोनक लेक है, उसके अंदर ये यहाँ पे हम ग्लेशियर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ग्लेशियर जा रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये लेक का एरिया है, इतना एरिया लेक का है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया को 162.7 हेक्टेयर जो है वो अप्रोक्स माना गया था कि इतने हेक्टेयर का एरिया है इस पूरी लेक का, खासकर ये एरिया, ठीक है, इस एरिया का। लेकिन जब 28 सितंबर को हम देखते हैं 2023 में, तो ये एरिया ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है 5 हेक्टेयर से। ये 17 सितंबर को 162 था, और ये 28 सितंबर 2023 को 167 हो गया अप्रोक्सीमेटली। अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ पे लेक हमें देखने को मिल रही है। ये हमारा लेटरल मोरेन है, ये आगे आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा टर्मिनल मोरेन है, ठीक है। लेकिन जब 4 अक्टूबर को हम देख रहे हैं 2023 में, और सुबह के 6 बजे, तो हम देखने को मिलते हैं कि कैसे जो ये ग्लेशियर का एरिया है, अब देखिए यहाँ पे ये कितनी बड़ी दिख रही है। अब मैं अगर यहाँ पे फिर से लेक को बनाती हूँ तो कैसे ये साइज में बिल्कुल आधी से कम लग रही है, हमें देखने में ही पता चल रहा है ना कि बहुत छोटी हो गई है। तो ये लेक का जो एरिया है बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि यहाँ से पानी निकल के चला गया बाहर, ये 60 हेक्टेयर का ही रह गया है। यानी जब 28 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर को क्या हुआ था, यहाँ से फ्लड हुई थी। और जब हम देखते हैं कि लगभग जब ये 167 से 167.4 हेक्टेयर जो वहां से बढ़कर जब ये रह जाता है 60 हेक्टेयर, तो मतलब कि जो 100 हेक्टेयर है, लगभग 15 से 16 गुना जो पानी था, टाइम्स जो था, वो पानी बाहर निकल गया है तीस्ता डैम 3 के ऊपर। और तीस्ता डैम 3 की अगर हम लोकेशन देखते हैं, तीस्ता डैम 3 को अगर हम समझते हैं, तो कोई भी डैम होता है ना, उसके आगे ज्यादा पानी का एरिया होता नहीं है, क्योंकि डैम का काम होता है पानी को रोकने का, ठीक है, पानी को रोकने का उसका काम है। तो वहां पे आगे इतना एरिया नहीं, इसी वजह से जो तीस्ता डैम है, मान लीजिए तीस्ता रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाया हुआ है तीस्ता डैम। अगर ये डैम को हम देखते हैं तो इसके जो आसपास सामने जो एरिया था, वो एरिया ओनली 6 हेक्टेयर का था, जो पानी को रोक सके, ओनली 6 हेक्टेयर। और 6 हेक्टेयर हेक्टेयर मतलब डेप्थ तो उसकी ज्यादा होगी, लेकिन मैं चौड़ाई में बता रही हूँ। जब इतने एरिया के अंदर जो है पानी लगभग 100 हेक्टेयर जाएगा, तो क्या वो उसको रोक पाएगा? सिंपल सी बात है, नहीं रोक पाएगा। और यही कारण था कि यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ, ये डैम जो है वो टूट गया, और यहाँ से पानी निकल के शहरों में आसपास चला गया। आपको मैं बता दूं, जो ये तीस्ता डैम है, ये तीस्ता रिवर के ऊपर है, और तीस्ता रिवर जो है उसको सोरो ऑफ असम और बिहार भी बोला जाता है। सोरो का मतलब होता है दुख देने वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि कैसे जो फ्लड है वो बार बार आई जाती है, बार बार लोगों को परेशान करती है, और इसीलिए इसको सोरो ऑफ द सिक्किम एंड बिहार बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कि लोहकाक लेक की लोकेशन कहाँ है। हम देखते हैं कि साउथ लोहनक जो लेक है वो बिल्कुल जो साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है सिक्किम का। This is, you can see, this is northwest portion. This is north, this is west, this is east and here south. तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तीस्ता जो लेक है। और तीस्ता रिवर जो है वो अगर हम मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ से जो ये लेक है यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है। और यहाँ पे जो आप लेचन के पास देख पा रहे हैं ये एरिया, यहाँ पे लेचन के पास डैम तीस्ता डैम 3 है। और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे डैम 4 है, डैम 4, यहाँ पे डैम 3। ये तीस्ता डैम 3 और डैम 4 हमें देखने को मिलता है, ये लोकेशन है। अगर आपको और क्लियरली देखना है तो आप देख सकते हैं कि कैसे 1990 में ग्लेशियर जो है वो पीछे पीछे होता जा रहा है, कैसे 1990 के अंदर ग्लेशियर जो था और वो लेक जो थी, इतनी छोटी सी लेक हमें देखने को मिल रही है और ग्लेशियर हमें देखने को मिल रहा है इतना बड़ा। लेकिन जब 2000 की बात आती है, 10 साल के बाद हम देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कहाँ तो ये ग्लेशियर यहाँ तक आ रहा था और सॉरी, अब ये ग्लेशियर जो है वो इतना पीछे हो गया। ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है इतना, ये मतलब हो गया है कि ग्लेशियर जो है वो पिघल गया है, वो कम हो रहा है, ठीक है। फिर हम 2000 से 2010 में देखते हैं तो इस समय पर ग्लेशियर को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ तक पहुंच गया। और ये फिर से हम देख पा रहे हैं कि ग्लेशियर कम हुआ है, पिघल रहा है। और यही कारण है कि लेक की जो हम बाउंड्री देख पा रहे हैं वो बढ़ रही है, ठीक है। लेक पहले इतनी छोटी सी होती थी और लेक अब जो है वो बढ़ गई है। फिर हम आते हैं 2019 के ऊपर, जो कि 10 साल बाद फिर से है। तो जो लेक 2010 में यहाँ तक था, जो ग्लेशियर जो यहाँ तक होना चाहिए था, वो अब पीछे जाके हो चुका है यहाँ तक। और इतना ज्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर बार बार होगी तो सीधी सी बात है फिर तो फ्लड आएगी ना। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसीलिए हमें अपने क्लाइमेट का, अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है कि ग्लेशियर लेक्स होती क्या है। देखिए ग्लेशियर जो होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ग्लेशियर के आगे पीछे इस तरीके से पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो पहाड़ियां आप देख पा रहे हैं। और पहाड़ियों के चलते हुए यहाँ पे बीच में जो ग्लेशियर की वो नदियां भी होती हैं, जैसे तीस्ता नदी से ग्लेशियर के अंदर पानी आता है। जब नदियों का पानी जब नीचे जाता है ग्लेशियर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना जो जगह है वो ग्लेशियर के अंदर बना ही लेती है, तो जो वो नीचे आता हुआ पानी आप देख रहे हैं वो नीचे आते हुए जाता है लेक के अंदर और वो लेक के अंदर आके मिल जाता है। लेकिन क्योंकि वो ग्लेशियर के नीचे से आ रहा है, नीचे से पानी हो रहा है, तो जब वो फ्रेश वाटर, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रेश वाटर होता है वो ठंडा होता है और जो सॉल्ट वाटर होता है वो गर्म होता है। क्योंकि नदियों के अंदर फ्रेश वाटर होता है तो वो पानी नीचे से आके ऊपर चला जाता है और जो सॉल्ट वाटर है वो नीचे रह जाता है। और नीचे रहने की वजह से वो नीचे से ग्लेशियर को पिघलाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से ग्लेशियर जो है वो टूट के पानी में गिर जाता है। लेकिन अगर वो टूटने के बाद फिर से पिघलता इसलिए क्योंकि अब वो पीछे से छूट गया और अब यहाँ पे पानी और ज्यादा ठंडा लग रहा है और नीचे से और गर्मी हो रही है, तो वो पिघलने लगता है। पिघलने के बाद से अगर हमारा टेम्परेचर फिर से ठीक हो जाए तो दोबारा से ये जो ग्लेशियर है वो फिर से बन भी सकता है। तो इस तरीके से होता है कि ग्लेशियर टूटते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि आउटफ्लो कैसे हुआ था, कैसे जो पानी है, मान लीजिए ये हमारी लोहनक लेक है, यहाँ से कैसे पानी नीचे आता हुआ इस डैम तक आया होगा। और इस डैम से आते हुए अगर हमें देखना है तो वो यहाँ से आउटब्रस्ट होता है और इस तरीके से पानी जो है वो बाहर निकल के आता है और डैम को अपने साथ जितना यहाँ का एरिया था उससे बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये एरिया उस पानी को संभाल नहीं सकता। ये है कुछ रियल विजुअल्स जो कि लोनक लेक के ही और आउटब्रस्ट के ही हैं, आप लोग इसको भी देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज फेरी सर्विस फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका रिज्यूम्स आफ्टर 40 ईयर्स। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो श्रीलंका से इंडिया तक की जो फेरी सर्विसेज थी वो लगभग 40 साल के बाद जो है वो रिज्यूम हुई है। और ये एक खुशखबरी भी है देखने में कि ठीक है, अच्छा हुआ 40 साल के बाद कोई चीज जो है वो हम एक साथ आने वाले। और फेरी जो होता है वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको समुद्री जहाज या फेरी दिखने को मिल रहा है, इसमें लोग अंदर जाएंगे और वो लोग श्रीलंका से अब डायरेक्टली या तो तमिलनाडु के जो नागापट्टनम एरिया वहां पे आ सकते हैं या फिर नागापट्टनम से जो श्रीलंका का एरिया है वहां पे जा सकते हैं। जफीना के अंदर उनको जाना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है रनिल विक्रमसिंघे, उनके साथ इस फेरी सर्विसेज का जो है इनोग्रेशन किया है, इसकी शुरुआत की है उनके मिलके। और ये कब हुआ है? जो प्रेसिडेंट के
श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रेनिन नरेन विक्रमसिंघे, वो इंडिया के अंदर आए हुए थे 2-3 दिन पहले, ठीक है। तो उसके बाद से ये संबंध जो है शुरुआत हुई है। इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्वीट करके भी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। कनेक्टिविटी सिर्फ दो शहरों को साथ नहीं लेके आएगी, बल्कि हमारे दो देशों को भी साथ लेके आएगी, उनके लोगों को भी साथ लेके आएगी और उनके दिलों को भी एक साथ लेके आएगी। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी गई है हमारे पीएम के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के, उन्होंने भी इस चीज को वीडियो मैसेज के थ्रू सराहाया है कि ये चीज होने वाली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आप मैप में देख पा रहे हैं कि कैसे श्रीलंका जो है और जो तमिलनाडु का एरिया है भारत का, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसको अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए तो इसको राम सेतु बोला जाता है, ये जो लैंड का आप एरिया देख पा रहे हैं। और अगर हम आज के समय में मॉडर्न या इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज, ठीक है। इससे जो इंडिया है, लेकिन ये बीच से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। इंडिया और श्रीलंका के नीचे का जो एरिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा गल्फ ऑफ खंबात, क्योंकि वहां पे जो एरिया है उस एरिया का नाम होता है मन्नार। और यहाँ पे जो श्रीलंका का एरिया है, इस एरिया का नाम भी मन्नार है। इस मन्नार की वजह से ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। हो सकता था कि इसको तमिलनाडु, गल्फ ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता, लेकिन क्योंकि इसका नाम अब मन्नार के ऊपर है जो कि श्रीलंका के अंदर है, इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। और जो इंडिया और भारत के अंदर स्ट्रीट है, यानी कि जहां से पानी ये बाहर निकलता और आता है, इसको बोला जाता है पार्क स्ट्रीट, ठीक है, पार्क स्ट्रीट। तो ये पार्क स्ट्रीट है और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर नागापट्टनम का एरिया। और नागापट्टनम से हम लोग जाएंगे जफीना, जो कि जफीना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फेरी सर्विसेज अगर आ रही है तो वो कैसे आएगी फिर, ये शायद उसका रास्ता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ए टेस्ट फॉर कांग्रेस एंड बीजेपी। तो ये जो आर्टिकल है ये ओपिनियन में है, क्योंकि आज संडे का न्यूज़पेपर था और आज बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हमें देखने को नहीं मिली है। इसी कारण जो है अब हमें थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आज का एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल नहीं, ये है जो ओपिनियन है आर्टिकल, ये लिखा है पी चिदम्बरम जी ने। और इन्होंने बताया कि कैसे अभी जो इलेक्शन कमिश्नर जी हैं, उन्होंने नवंबर के अंदर 5 स्टेट में हमारा जो अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए 2021 में, उनको 5 स्टेट में पहले ही बोल दिया गया है। और उन स्टेट का नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। ये बताते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं ये नवंबर में इन इलेक्शंस को हेल्ड करेंगी। और अजीब बात ये है कि 2018 में इन पांचों स्टेट में बीजेपी की स्टेट नहीं बनी थी, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। तो इसीलिए इन पांचों स्टेट में कंपटीशन है। राजस्थान में हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस का है, और मिजोरम तथा तेलंगाना में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर रीजनल पार्टीज भी पावर में है। और रीजनल पार्टीज के साथ बीजेपी और जो कांग्रेस है या INDIA इंडिया की जो अलायंस है, वो उनका कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम ईगर टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, दिस इज द ड्रीम ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि पीएम जो है वो हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल खुश हैं, इच्छुक है जो 2036 का हमारा ओलंपिक होगा इंडिया के अंदर, उसको लेके। तो आप 2036 के ओलंपिक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको याद है 2022 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? अगर याद है, क्या याद आ गया है तो वेरी गुड। अगर नहीं आया तो मैं बता देती हूँ कि 2022 का जो ओलंपिक है वो हुआ था बीजिंग, चाइना के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो अभी होने वाला है 2028 का ओलंपिक, वो होने वाला है यूएस के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। और 32 का जो ओलंपिक होगा वो होगा जापान के अंदर। एंड 36 का जो ओलंपिक होगा वो होगा इंडिया के अंदर। तो ये हमारे ओलंपिक के अभी आने वाले शेड्यूल हैं। और अच्छी बात यह है कि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला ओलंपिक को 2036 के अंदर। और ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इस बात से बहुत खुश हैं, हम इसको समर जो गेम्स होंगे उनको होस्ट करेंगे। और इनको ये हमें कब बोलेगी, ये स्टेटमेंट क्यों आई है? क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुंबई में मिले हैं जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है थॉमस बैच, उनके साथ वो मिले हैं मुंबई के अंदर अभी परसों ही। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम बहुत खुश हैं और वो देखने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई है सभी देशवासियों को कि हमारा देश जो है वो ओलंपिक हेल्ड करने वाला है।
आगे खत्म। तो आज का वीडियो हुई खत्म, न्यूज़पेपर हुआ खत्म। तो जो भी मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन लगता है या वो अच्छी लगती है तो इनको लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी और को फायदा बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।